हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपरा रूल नंबर 45 की, और ये रूल बात करता है क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हमने पिछले रूल्स में ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट इन्फोर्स हो जाएगा, और उससे पहले हमने प्रोक्योरमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ रूल्स पढ़े थे। सो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्दर स्टार्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट जिस पीरियड के लिए आपने किया है उस पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है कि वो अपना काम कंप्लीट करे, और उस काम के कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग की स्टेज भी आती है, जिसपे फाइनल बिल कॉन्ट्रैक्टर्स ने सबमिट करना है और आपने उनको टेकन ओवर सर्टिफिकेट भी इशू करनी है। सो पेपरा ने फर्दर इस रूल के अंदर दो सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। एक उन प्रोजेक्ट्स के लिए कि जिनमें डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड मेंशन होता है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कैसे होगा, और दूसरे वो प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड का जिक्र नहीं होता और नॉर्मल सिनेरियो होता है। सो हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। उस प्रेजेंटेशन में हम आपको रूल दिखाएंगे, उसको डिस्कस करते हैं, केस स्टडीज देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ आपको मजीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिए। और अगर आपने अभी तक सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हम अवेलेबल हैं टिकटॉक के ऊपर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। सो प्लीज डू शेयर एंड लाइक दीज वीडियोस। क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी एक काफी क्रूशियल स्टेज है, जो कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन और फाइनल पेमेंट प्लस ऑडिट के लिए प्रोजेक्ट की रेडीनेस को वेरीफाई और चेक करती है। इस स्टेज के ऊपर आपका PC4 और कंप्लीशन वगैरह साइन होती है। सो एग्जैक्टली पेपरा इस रूल के अंदर क्या कहता है रिगार्डिंग क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको फर्दर पेपरा ने दो सब क्लॉजेस में डिस्कस किया है। सो रूल नंबर 45 सब क्लास 1 says that except for defect liability or maintenance by supplier or contractor as specified in the conditions of contract, performance of the contract shall be deemed closed on the issue of overall delivery certificate or taking over certificate, which shall be issued within 30 days of final taking over of goods or receiving of the deliverables or completion of works, enabling the supplier or contractor to submit the final bill and auditors to do substantial audit. So defect liability period वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां पे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की बात नहीं है और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या नॉर्मल सिनेरियोज हैं या मेंटेनेंस वगैरह की कोई बात नहीं है, पोस्ट कंप्लीशन मेंटेनेंस की, सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस डेट से क्लोज्ड सवर किया जाएगा जिस डेट को आपने डिलीवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया सप्लायर को रिगार्डिंग गुड्स जो उन्होंने देनी थी, वो आपको रिसीव हो गई, आपने उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह कर ली और आपने उनकी डिलीवरी सर्टिफिकेट उनको इशू कर दी। सो अगर फर्दर उसमें कोई डिफेक्ट लायबिलिटी या उन प्रोडक्ट्स की मेंटेनेंस का आगे कोई भी आपके साथ कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र नहीं है, सो दैट डेट at which you have signed the delivery certificate would be considered as the contract closing date for that कॉन्ट्रैक्ट और दैट प्रोजेक्ट। और या उसमें आपने डिलीवरी सर्टिफिकेट या टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट कोई चीज आपने बनवानी थी या लेनी थी, सो वो आपको मिल गई, आपने उसकी तसल्ली कर ली, उसकी परफॉर्मेंस उसकी क्वालिटी आपने चेक कर ली, सो आपने उनको TOC इशू कर दिया, टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट आपने उसको इशू कर दिया। सो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, विच शेल बी इशूड विद इन 30 डेज। सो वो जो टेकन ओवर सर्टिफिकेट या डिलीवरी सर्टिफिकेट है उसका भी पेपरा ने इस रूल के अंदर लिख दिया कि वो आपने मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी आपने इशू करनी है, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर अपना फाइनल बिल सबमिट करेगा। सो कंप्लीशन जो ही एस्टेब्लिश होगी और आपने TOC इशू कर दिया उनको और चीजें आपने रिसीव कर ली, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने फाइनल बिल आपको सबमिट करना है। और ऑडिटर्स के लिए भी ये प्रोजेक्ट फॉर कंप्लीट या सब्सटैंशियल ऑडिट ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। सो ऑडिटर कैन आल्सो डू द सब्सटैंशियल ऑडिट। मीनवाइल आप जब तक कंप्लीशन या टेकन ओवर सर्टिफिकेट इशू नहीं होती इसका सब्सटैंशियल ऑडिट नहीं कर सकते। तो ये तो कहानी हो गई उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड या पोस्ट कंप्लीशन मेंटेनेंस की बात नहीं है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसा वर्क्स या ऐसी सर्विसेज या गुड्स जिनके अंदर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मस्ट होता है, कोई
बिल्डिंग है या वर्क्स के प्रोजेक्ट्स हैं या कोई इक्विपमेंट है जिसमें पोस्ट कंप्लीशन मेंटेनेंस की बात होती है, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए पेपरा ने फिर फर्दर 45 सब क्लास 2 के अंदर बयान किया है कि इन केस ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी और मेंटेनेंस पीरियड, डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन 30 days of expiry of said period, enabling the supplier or contractor to submit the final bill. So ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की बात है, उन प्रोजेक्ट में डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आप इशू करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना फाइनल बिल सबमिट करेंगे। वहां पे टेकन ओवर सर्टिफिकेट का 30 डेज की बात थी और यहाँ पे डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट की 30 डेज की बात है। अब डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मे बी वो 90 डेज हो, मे बी 120 डेज हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और प्रोक्योरमेंट सिनेरियो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपने डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना है वो आपने विद इन 30 डेज इशू करनी है, और उसके बाद जो भी स्नैक्स वगैरह है वो नोट डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है फाइनल बिल सबमिट करेगा। एक्सेप्ट फॉर अनसेटल्ड क्लेम विच शैल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन, द बिल शैल बी पेड विद इन द टाइम गिवन इन द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई अनसेटल्ड क्लेम है कॉन्ट्रैक्टर के जिनके साथ डिपार्टमेंट एग्री नहीं कर रहा, तो उनके लिए आर्बिट्रेशन का फोरम अलग से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बयान किया गया है, और उसके अलावा जितनी भी अमाउंट उनकी बनती है फाइनल बिल में, तो वो उनको पे की जाएगी। विच शैल नॉट एक्सीड 60 डेज टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनल ऑडिट। और ये पेमेंट जो लास्ट फाइनल बिल की पेमेंट है, ये मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर उन कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने करनी है, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है फाइनल ऑडिट के लिए ओके होगा या क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसमें मेनली दो बातें कर ली। एक डिफेक्टेबिलिटी पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स की बात है कि आपने डिफेक्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड आपने इशू करना है। अगर 90 डेज का पीरियड है तो 90 डेज गुजरने के बाद आपने डिफेक्टेबिलिटी के बाद आपने विजिट करना है साइट को, और विजिट के बाद आपने उनको सर्टिफिकेट इशू करनी है कि जी चीजें इंटैक्ट हैं, जिस तरह कंप्लीशन के वक्त चीजें दी गई थी, अब मजीद इतने दिन गुजरने के बाद भी चीजें इंटैक्ट हैं, उसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है, किसी किस्म का कोई ड्रॉबैक या कोई मसला नहीं हुआ, और मेंटेनेंस पीरियड या डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड हैज बीन ओवर, और उसके बाद आपने उनको सर्टिफिकेट इशू करनी है, और फिर उस सर्टिफिकेट को अटैच करके कॉन्ट्रैक्टर अपना फाइनल बिल सबमिट करेगा। और अगर इसमें कोई ऐसे क्लेम्स हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरा वर्क डन ज्यादा बनता है लेकिन आपने उनको कम पेमेंट बनाई है उनकी, सो ऐसी चीजें आर्बिट्रेशन में जाएंगी, और उसके अलावा जितना भी उनका सेटल्ड क्लेम होगा, सेटल्ड क्लेम शेल बी रिलीज्ड और पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर मैक्सिमम विद इन 60 डेज। तो और उसके बाद प्रोजेक्ट जो है वो ऑडिट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसको मजीद फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू और हमारी रिसर्च के थ्रू। सो इसमें ओवरऑल रूल 45 का ओवरव्यू ये था कि इसने डिफाइन किया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के सिनेरियोज को, फाइनल सर्टिफिकेशन को कवर किया है, और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को भी इंक्लूड किया है, और फिर इसकी पेमेंट की रिलीज प्लस ऑडिट के लिए प्रोजेक्ट की रेडीनेस को भी डिस्कस किया गया है इस रूल के अंदर। पर्पस ऑफ दिस रूल ये था कि इंश्योर प्रॉपर कंप्लीशन, कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन प्रॉपर तरीके से हुई हो और उसको कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली क्लोज भी करना है। इनेबल फाइनल पेमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्टर की प्रोक्योरमेंट के दौरान जो उससे एग्रीमेंट किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, क्लॉजेस थी, उनके मुताबिक फाइनल पेमेंट्स उनको रिलीज करवानी है। और ऑडिट प्रोसेस जो है वो भी इसेंशियल है। फाइनल ऑडिट ऑफ द प्रोजेक्ट भी क्लोजिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही होगा, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं दोनों पार्टीज के ऊपर, वो भी कंप्लीट हो जाएगी विद द क्लोजिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर विदाउट डीएलपी और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर डीएलपी वगैरह का जिक्र नहीं है, सो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्लोज होगा? ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा ऑन द डिलीवरी सर्टिफिकेट या टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट्स जब भी, इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट जब भी इशू हो जाएगा, अगर गुड्स का सिनेरियो है, कोई फर्नीचर वगैरह डिलीवर करना था या कोई भी गुड्स हैं और उन्होंने डिलीवर कर दी, आपने उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस चेक कर ली और क्वांटिटी भी चेक कर ली, क्वालिटी भी चेक कर ली, और आपने उसके बाद डिलीवरी सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दिए, सो दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग डेट। अगर कोई वर्क्स का प्रोजेक्ट था और उसमें डीएलपी की बात नहीं है, सो उसमें भी टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट, जब आपने वो वर्क टेक ओवर कर लिया या वो बिल्डिंग टेक ओवर कर ली, सो उस डेट के बाद आपने
कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कंसिडर करना है, और उस डेट के बाद कॉन्ट्रैक्टर अपना फाइनल बिल भी अप्लाई कर सकता है। वो टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट वगैरह साथ अटैच करके अपना फाइनल बिल सबमिट करेगा। टाइम लिमिट इसमें 30 डेज की है कि वो सर्टिफिकेट आपने उनकी सबमिशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपने टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट या डिलीवरी सर्टिफिकेट आपने इशू करना है। मैक्सिमम 30 डेज पीरियड है। पर्पज ऑफ सर्टिफिकेट, इसका पर्पज ये है कि फाइनल बिल के लिए एक ग्राउंड देता है ये सर्टिफिकेट, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट होगा फाइनल बिल का, और उसके साथ इसको अटैच करना होगा। प्लस उसकी वो जो 30 डेज की लिमिट है वो भी उसी दिन से स्टार्ट होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जब जिस दिन इशू हो जाएगी सर्टिफिकेट, उस दिन से ऑडिट के लिए ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें डीएलपी की क्लॉजेस ऑलरेडी कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड होती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इशूड आफ्टर द डीएलपी एंड्स। ऐसे में अगर आपका डीएलपी पीरियड फॉर एग्जांपल 90 डेज का है, सो डीएलपी पीरियड जिस दिन ओवर होगा उसके बाद आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह साइन करनी है, और उसको वो टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट आप देंगे। और ये मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर आपने डीएलपी ओवर होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये सर्टिफिकेट भी इशू करनी है, और उसके बाद फिर 60 डेज के अंदर आपने फाइनल बिल उनका पे करना है। मैक्सिमम पीरियड 60 डेज है। उस सर्टिफिकेट के इशू होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर फाइनल बिल सबमिट करेगा, और आप फाइनल बिल को दोबारा से वेरीफाई वगैरह वेट करके उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्लोज तस्वर करेंगे, और उसकी पेमेंट जो है, फाइनल पेमेंट जो है वो आपने मैक्सिमम एज पर कॉन्ट्रैक्ट करनी है, और मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर आपने फाइनल बिल की पेमेंट आपने रिलीज करनी है कॉन्ट्रैक्टर को। सो टोटल ओवरऑल 90 डेज हो गए। 30 डेज में तो आपने डीएलपी के बाद मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपने सर्टिफिकेट इशू करनी है, और फिर 60 डेज में आपने फाइनल बिल की पेमेंट क्लियर करनी है। एक्सेप्शन इसमें यह है कि अनसेटल्ड क्लेम्स जितने भी उसमें होंगे फाइनल बिल के अंदर, सो वो आर्बिट्रेशंस के थ्रू रिजॉल्व होंगे। वो इंटरनल डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान अगर किसी किस्म की लिटिगेशन उन क्लेम्स के ऊपर आती है, सो वो इंटरनली सेटल डाउन नहीं होंगे, बल्कि ऊपर के फोरम पे जाएंगे, और वो फोरम ऑलरेडी आपके कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गिवन होगा आर्बिट्रेशन का। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इस रूल की ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस फ्लो इसका कुछ इस तरह होगा कि प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट होगा, या गुड्स डिलीवर होंगी, या वर्क्स कंप्लीट होंगे। उसके बाद वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा, या टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट उसको कह लें, या डिलीवरी सर्टिफिकेट उसको कह लें। उसके बाद फाइनल बिल बनेगा, और फाइनल बिल कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा अलॉन्ग विद दैट सर्टिफिकेट। देन उसकी पेमेंट रिलीज होगी फाइनल की, और देन आखिर पे उसका फाइनल ऑडिट होगा इंक्लूडिंग द फाइनल बिल। की फीचर्स ऑफ दिस रूल आर के ये डिफाइन करता है क्लोजर की डिफरेंट स्टेजेस को, कि डीएलपी वाला कॉन्ट्रैक्ट कब क्लोज होगा, प्लस नॉन डीएलपी कॉन्ट्रैक्ट कब क्लोज होगा। टाइम बाउंड सर्टिफिकेशंस की बात करता है, पेमेंट को डिसिप्लिन करता है, और देन ऑडिट की रेडीनेस को भी इंश्योर करता है। रिस्क एंड कंप्लाइंस इस रूल के अंदर, रिस्क ये है कि डिले इन सर्टिफिकेट्स, अक्सर सर्टिफिकेट्स के अंदर डिलेज आ जाते हैं, इसलिए पेपरा ने स्पेसिफिकली दोनों केसेस में उसका पीरियड मेंशन किया है। फाइनल बिल की पेमेंट अक्सर डिले होती है, लेट की जाती है, और काफी अरसा उसको लिंगर ऑन किया जाता है। मे बी ऑडिट इश्यूज के इस प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकता है कोई इंक्वायरी ओपन हो गई हो दरमियान में, और इंक्वायरी की वजह से फाइनल बिल डिपार्टमेंट साइन ना कर रहा हो, या कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें इंटरेस्टेड ना हो, ताकि ये इंक्वायरी नेचुरली खत्म हो जाए। सो पेंडिंग क्लेम और इस तरह के कोई इश्यूज आ जाते हैं जिसमें ऑडिट ऑब्जेक्शंस वगैरह हो, तो ये भी रिस्क में आता है। ऑडिट भी इसको वेरीफाई करेगा। ऑडिट चेक करेगा कि आपने सर्टिफिकेट ऑन टाइम इशू की है, या सर्टिफिकेट में डिले किया है। फाइनल बिल कब प्रोसेस हुआ है, क्या उस वक्त आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट साइन कर चुके थे या नहीं, और बिल्डिंग हैंड ओवर हो चुकी थी या नहीं, ये भी चेक होगा। देन फाइनल बिल की पेमेंट आपने कब रिलीज की, वेदर इट इज विद इन द 60 डेज पीरियड, और 60 डेज के बाद आपने इशू की है। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को भी ऑडिट चेक करेगा, और ये आपका डिफेंस होगा। कॉमन इश्यूज इसमें आते हैं कि लेट डीएलपी सर्टिफिकेट्स या लेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू की जाती हैं, फाइनल बिल को डिले किया जाता है, बजट इश्यूज होते हैं, फंड्स अवेलेबल नहीं होते, और पुअर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ऑडिट पैरास भी फेस करने पड़ते हैं। रिस्क मिटिगेशन टाइमलाइंस जो आपने पेपरा ने आपको दी हैं उनको ट्रैक करें। ऑलवेज ट्रैक योर टाइमलाइंस, इंश्योर फंड्स आर अवेलेबल विद यू।
बिफोर इवन इन इनिशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट और इवन क्लोजिंग के वक्त तो आपके पास फंड्स होना बहुत जरूरी है। इशू सर्टिफिकेट्स टाइमली एंड मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस। बेस्ट प्रैक्टिसेस एजेंसीज को चाहिए कि वो सर्टिफिकेट्स को ऑन टाइम इशू करें और उसको खामखा लिंगर ऑन ना करें, उसको डिले ना करें। प्रोसेस फाइनल बिल्स वगैरह क्विकली, जो उसके अंदर टाइमलाइंस पेपरा ने रूल 45 में मेंशन की हैं उनको आप इंश्योर करें कि उसके अंदर ही फाइनल बिल रिलीज हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को। अवॉइड डिलेज इन द प्रोसेस एंड मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। बीइंग कॉन्ट्रैक्टर आपको चाहिए कि प्रॉपरली वर्कआउट करें उसकी कंप्लीशन वगैरह का स्टेटस, और फिर उसकी डिलीवरी सर्टिफिकेट वगैरह, उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह ये भी टाइमली इंश्योर करवाएं। एड्रेस डिफेक्ट्स टाइमली, जो आपको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर कोई डिफेक्ट्स पॉइंट आउट हुए हैं या टेकन ओवर सर्टिफिकेट में कोई डिफेक्ट्स पॉइंट आउट हुए हैं, सो उनको आपने एड्रेस करना है और प्रॉपरली एड्रेस करना है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी करनी है, और सबमिट फाइनल बिल क्विकली आफ्टर इशुएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सो ये ओवरऑल हमारी समरी रूल 45 की। इसमें सर्टिफिकेट बेस्ड क्लोजर की बात की गई है 30 डेज सर्टिफिकेट के लिए और 60 डेज फिर फाइनल बिल की पेमेंट के लिए, और ऑडिट को भी ये सपोर्ट करता है। की टेक अवेज में क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपरली, फॉलो टाइमलाइंस, पेमेंट्स को इंश्योर करें कि टाइमली रिलीज हुई है कॉन्ट्रैक्टर को। इससे आपकी इंटेग्रिटी और आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा, और ट्रांसपेरेंसी वगैरह को मेंटेन करें। Closure delays create audit risks as well as documentation is also a key to successful audit and successful inquiry. So it's your final line of defense. अगर आपकी documentation और certifications on time है और ठीक हैं, सो कल को अगर फाइनल ऑडिट में प्रोजेक्ट प्रेजेंट भी होता है, सो आपके लिए इश्यूज कम से कम आएंगे। So this was overall rule number 45 in which we discussed the closing of contract. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस रूल नंबर 45A, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरमेंट असाइनमेंट फ्रॉम वन प्रोक्योरिंग एजेंसी टू अदर। अक्सर केसेस में ये होता है कि एक प्रोक्योरिंग एजेंसी ने कोई चीज प्रोक्योर करनी होती है, लेकिन उनके पास वो कैपेसिटीज नहीं होती प्रोक्योरमेंट को एग्जीक्यूट करने की, सो वो ये काम फर्दर किसी और एजेंसी के हवाले कर देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ये चीज प्रोक्योर करें। नॉर्मली ऐसे काम की एग्जांपल, आपने कोई हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट या हायरिंग करनी है स्टाफ की, और उसके लिए आप कोई टेस्टिंग एजेंसी को हायर करते हैं, उनकी सर्विसेज आप लेते हैं। आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप टेस्ट कंडक्ट कर सकें और आप मेरिट लिस्ट वगैरह की फॉर्मेलिटीज में जाए, सो आप नॉर्मली ऐसे केसेस को प्रोक्योरमेंट एजेंसी किसी और डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देती है, और वो उनके बिहाफ के ऊपर प्रोक्योरमेंट करते हैं, उन कंसल्टेंट्स की भी और उन कैंडिडेट्स की भी। सो ऐसे किस्म के केसेस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लाइक दीज वीडियोस, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड को। वी आर अवेलेबल एट टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो सो डू राइट अस एट siptechsimplified@gmail.com। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिंक्स हैं जिनके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम टिकटॉक के ऊपर भी अवेलेबल हैं, वी आर अवेलेबल एट फेसबुक एज वेल, सो प्लीज ज्वाइन सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।